श्री राधे राधे सभी श्रोताओं और सभी थोड़ा थोड़ा बनते वास्तुविद, आप सभी को विपिन वर्मा की तरफ से राधे राधे नमस्कार। अभी तक वास्तुशास्त्र की पढ़ाई में हम 12 एपिसोड पूरे कर चुके हैं और आज हम 13वें एपिसोड की बात करने वाले हैं। और ये हो सकता है आज का एपिसोड थोड़ा सा भ्रमित करने वाला हो। मैं शंका नहीं डाल रहा, पर 13 नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 नंबर होता है। 3 और 1 को जब मिलाते हैं तो 4 नंबर बनता है। और ज्योतिष में जो राहु होता है उसको 4 नंबर से ही देखा जाता है। राहु की जो नेचर होती है वो होती है भ्रम पैदा करने वाला। तो मुझे थोड़ा थोड़ा शंका है कि आप लोग कहीं आज भ्रमित ना हो जाएं। और ये पहले से सर्वरचित है, तो गुरुजी से जो वास्तु की किताब में अगला चैप्टर हम लेने वाले हैं वो भी कुछ इसी प्रकार का है। जिज्ञासु आ गया है, उसको जिज्ञासा है, गुरुजी ने उसको शांत किया है। तो हम लोग फिर से प्रश्न और उत्तर का जो पहले क्रम लिख रहे थे उसी तरीके से लिखेंगे। बीच में हेडिंग आ गए थे, प्रश्न बंद हो गए थे, तो अब हम प्रश्नों को लेके चलेंगे। और आज बात करेंगे वास्तु और नगर रचना। हेडिंग है आपका वास्तु और नगर रचना, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया है और उसी में उत्तर दिया गया है। इसके बाद अगला हेडिंग आएगा और अगला प्रश्न और उसका उत्तर, है ना। सर्दी बढ़ गई है तो पढ़ने का समय ज़्यादा मिलेगा आप लोगों को। रजाई में रहिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अनुसंधान करते रहिए, है ना। चलिए, हेडिंग हो गया। प्रश्न लिखते हैं, क्या वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप नगर रचना का प्रभाव उसके विकास में सहायक है? पुरु मतलब नगर, नगर में निवेश, पुरु निवेश अथवा, ये उत्तर है, पुरु निवेश अथवा नगर निवेश का वास्तु अनुरूप संरचना में विशेष महत्व है। सम्रांगण सूत्रधार में इस संबंध में विस्तृत विवरण है। वास्तव में भवन निवेश पूर्व निवेश का अंग है, या ऐसा कहें कि भवन निवेश के लिए पूर्व निवेश पहली इकाई है। वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप नगर रचना का प्रमाण एवं प्रभाव देखना हो तो राजस्थान में जयपुर एवं चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ पंजाब में का उदाहरण हमारे सामने है। जयपुर ऐसा नगर है जो वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया है। इसी कारण शांत, समृद्ध एवं विकासशील है। चंडीगढ़ पाश्चात्य की परिकल्पना से बना है। सौंदर्य बोध तो है, पर सत्य रूप वास्तु अनुरूप नहीं। परिणाम स्वरूप अशांति, आतंक, विवाद के झमेलों का अंत नहीं है। क्या वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप नगर रचना का प्रभाव उसके विकास में सहायक है? पूर्व निवेश मतलब जो भी हम शुरू करते हैं नगर बसाने के लिए, पहली संरचना,
और उसमें जो कुछ भी निवेश करते हैं उसको बनाने के लिए उसके अनुरूप संरचना में विशेष महत्व है वास्तु का। सम्रांगण सूत्रधार में इस संबंध में विस्तृत विवरण है। वास्तव में भवन निवेश पूर्व निवेश का अंग है, या ऐसा कहें कि भवन निवेश के लिए पूर्व निवेश पहली इकाई है। नगर बसेगा तो ही घर बनेगा। वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप नगर रचना का प्रमाण एवं प्रभाव देखना हो तो जयपुर एवं चंडीगढ़ का उदाहरण हमारे सामने है। हम उसको घूमेंगे, जो लोग गए हैं वो देख सकते हैं। जयपुर ऐसा नगर है जो वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया है। तो जयपुर में खुशहाली है, वहाँ का वातावरण शांत है, वहाँ पर समृद्धि है और वो विकास की तरफ अग्रसर है। दूसरा, चंडीगढ़ को इंजीनियरिंग डिज़ाइन के अनुसार बनाया गया। चंडीगढ़ जो है वैदिक वास्तु के हिसाब से नहीं बनाया गया। चंडीगढ़ पाश्चात्य की परिकल्पना से बनाया गया। वहाँ पर टेक्निकल चीज़ें तो सारी अच्छी हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें एडवांस कल्चर की हैं, परिकल्पना बहुत अच्छी है, पाश्चात्य है। सौंदर्य बोध तो बहुत है, सुंदरता बहुत है, लग्जरी दिखती तो बहुत है, पर सत्य रूप वास्तु अनुरूप नहीं है। और वास्तु अनुरूप ना होने के कारण परिणाम स्वरूप जो चीज़ें मिली हैं, जो अंत में हमको प्राप्ति हुई है, वो है अशांति। ये बात जो है वो चंडीगढ़ की हो रही है। अशांति, आतंक, विवाद और ऐसे तमाम झमेलों का वो एक राजधानी है। तो हमको नगर और वो पूर्व जो है वो भवन सभी कुछ वास्तु अनुरूप ही बनाना चाहिए। अगला हेडिंग लेंगे, भारत का वास्तु। जिज्ञासु का प्रश्न है, भारत की भौगोलिक स्थिति और वास्तु शास्त्रीय व्याख्या क्या हो सकती है? भारत की भौगोलिक स्थिति और वास्तु शास्त्रीय व्याख्या क्या हो सकती है? अगर भारत हमारा ऊपर से नीचे चारों तरफ ही हल्का हल्का सा लंबाई लिए और त्रिकोण जैसा एंगल बनेगा, अगर प्लस बना देंगे तो वो कैसे बनाएंगे, वो कभी बैठेंगे तो नक्शे को लेके बैठेंगे और बताएंगे तो समझ में आएगा। अगर बीच में स्क्वायर बना दें तो सब तरफ ट्रायंगल निकल आएगा। चल, ये तो कोण वाइज बात हुई, पर हम बात करते हैं वास्तु के हिसाब से। तो उत्तर में लिखा है, इतिहास काल में भारत देश को भी अपने अनेक राज्यों और साम्राज्यों की भांति पतन सहना पड़ा है। विगत 1500 वर्षों से युद्ध, राजनैतिक अस्थिरता एवं झंझावातों के थपेड़े लगते रहे हैं। उसका मुख्य कारण पश्चिम एवं आग्नेय तीनों दिशाओं से युद्ध से घिरा होना है। आंध्र प्रदेश की ओर भूभाग का कम होना वास्तु प्रभाव की जो ऊर्जा है उसको कम करता है। लेकिन भूमि का पूर्व की ओर ढलान तथा ईशान में हिमाच्छादित हिमशिलाओं एवं बर्फ के रूप में जल की उपस्थिति वास्तु प्रभाव को विशेष दृढ़ता प्रदान करती है। यही भारत की वास्तु की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थिति में ले जाने का काम करती है, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने अपने एक किताब में लिखा है कि जैसे हर व्यक्ति की अस्मिता होती है, एक नियत कार्य होता है, वैसे ही आध्यात्मिक चेतना का प्रकाश सर्वत्र ही
वास्तुशास्त्रीय संगति के अनुसार भारत की नियति है? उत्तर को स्पष्ट करेंगे। प्रश्न था, भारत की भौगोलिक स्थिति, एक तरफ हिमालय, दूसरी तरफ समुद्र, तीन तरफ से समुद्र से घिरा होना, गहराई का प्रतीक है समुद्र। वास्तुशास्त्रीय व्याख्या क्या हो सकती है? इतिहास काल में भारत देश को भी अपने अनेक राज्यों और साम्राज्यों की भांति पतन सहना पड़ा है। लड़ाई झगड़े, बिरादरीवाद, ये सब, राजा राज्यों का आपस में झगड़ा करना, और इस तरीके से जो हानियाँ होती हैं। युद्ध कभी भी अच्छा परिणाम लेके नहीं आता है, विजय लेके आता है, नई रचना होती है, ठीक बात है। पर विगत 1500 वर्षों से युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता एवं झंझावतों के थपेड़े लगते रहे हैं। इससे हमारे जीवन शैली में जो अस्थिरता आ गई है, तो हम बहुत चौकन्ने हो गए। उसका मुख्य कारण है पश्चिम एवं आग्नेय तीन दिशाओं से युद्ध से घिरा होना। कोई भी आता है, तीनों दिशाओं से आ सकता है, जल से भी आ सकते हैं, किनारे हमारे सारे समुद्र से लगे हुए हैं, तो तीन दिशाओं से जितने भी आतंकी हैं, झगड़ा करने वाले हैं, जितने भी कब्जा करने वाले हैं, आते रहे हैं, वो समुद्र के माध्यम से आते रहे हैं। आंध्र प्रदेश की ओर भूभाग कम है, तो विस्तार नहीं है वहाँ पे, और ये वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन भूमि का पूर्व की ओर ढलान हो जाना ये अच्छा है। ईशान में हिमालय है, वहाँ पर जल है, बहुत सारा जल है, तो भारत उससे काफ़ी कुछ वास्तु की दृष्टि से, जो वास्तु का जो क्षेत्र वाइज मापन है उसके हिसाब से अच्छा है। यही भारत को वास्तु की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थिति में ले जाता है, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, वो बोला था, आध्यात्मिक चेतना का प्रकाश। हम जब आध्यात्मिक होते हैं तो उसका जो हमको ज्ञान मिलता है और वो सर्वत्र जब फैलता है, तो वास्तुशास्त्रीय संगति के अनुसार भारत की नियति है। हम बिना वास्तुशास्त्र के भारत देश को नहीं देख सकते। जब भी हम देखेंगे तो हमें हर चीज़ में वास्तु सम्मत भारत ही देखने को मिलेगा। हम पीछे जाएंगे तो सब चीज़ें वास्तु के हिसाब से हुआ करती थी। सनातन करोड़ों वर्ष पुराना है, तो वास्तु भी वेदों से आया है, वो और पुराने हैं। तो जब से भी जीवन है, वेद हैं, जब से वास्तु है, भारत देश में जितने भी निवासी रहे हैं उन्होंने इसका पालन किया है। अगला हेडिंग है वास्तु और भूकंप। ठीक है, प्रश्न लिखना है, 22 मई 1997 को जबलपुर ने, एमपी का एक शहर है जबलपुर, जहाँ के गुरुदेव निवासी हैं मूलभूत, भूकंप की त्रासदी भोगी है। 22 मई 1997 को जबलपुर ने भूकंप की त्रासदी भोगी है। क्या भूकंप और वास्तुशास्त्र का भी आपस में संबंध है? ये प्रश्न था। उत्तर है, जबलपुर में आए भूकंप के समय भूकंप के प्रभावों एवं वास्तु संबंध जानने का, समझने का अवसर प्राप्त हुआ। इस तरह का वास्तु शास्त्रीय सर्वेक्षण एवं अध्ययन विश्व में पहली बार किया गया था, और इसके निष्कर्ष जो हमारे ऋषि मुनियों, वास्तुविदों को प्राप्त हुए, टेक्नीशियंस को, इंजीनियर्स को प्राप्त हुए, वो प्रणीत सिद्धांतों का पूर्णतया प्रतिपादन करते हैं। वास्तु प्रणीत सिद्धांत हमारे जीवन में किस प्रकार काम करते हैं, ये उस दिन देखा और समझा जाना गया। जो मकान, सार्वजनिक भवन आदि वास्तुशास्त्र अनुरूप बने हुए थे, भवनों की स्थिति, भूमि का ढाल आदि वास्तु अनुरूप था, वो इस विनाशकारी, प्रलयकारी भूकंप में भी या तो प्रभावित नहीं हुए थे, उन पर भूकंप का प्रभाव नहीं हुआ था, या आंशिक क्षतिग्रस्त हुए थे, बस थोड़ा सा। वहीं दूसरी ओर वास्तु सिद्धांतों के प्रतिकूल, वास्तु सिद्धांतों की
जहाँ पर अवहेलना हुई थी, जहाँ पर तिरस्कार हुआ था, जहाँ पर वास्तुशास्त्रों को जीरो कर दिया गया था, उसको कोई महत्व नहीं दिया गया था, मकान के निर्माण के समय ऐसी स्थिति वाले भवन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए थे। एक प्रकार से वो जमींदोज हो गए थे। वास्तु और भूकंप हेडिंग है। जो अपना जिज्ञासु है, हम उसे बराबर जिंदा रखेंगे। तो जिज्ञासु जो है उसने प्रश्न पूछा कि 22 मई 1997 को जबलपुर में भूकंप आया, त्रासदी हुई, एक ऐसा मंजर देखा लोगों ने। क्या भूकंप और वास्तुशास्त्र का भी आपस में संबंध है? उत्तर में लिखा है, जबलपुर के निवासी ही गुरुजी हैं, उन्होंने भी देखा। उनके और जो स्पेशलिस्ट अलग अलग जगह से आए थे वहाँ पर शोध करने, उनके साथ भी वार्ता हुई। उसमें उन्होंने जो पाया वो ये था कि जबलपुर में आए भूकंप के समय भूकंप के प्रभावों एवं वास्तु संबंध जानने का अवसर मिला। इस तरह का वास्तु शास्त्रीय सर्वेक्षण एवं अध्ययन विश्व में पहली बार हुआ था, किया गया था। और इसके निष्कर्ष हमारे सामने जो थे वो ऋषियों मुनियों द्वारा वास्तु के प्रणीत सिद्धांतों का पूर्णतया प्रतिपादन करते हैं कि वास्तुशास्त्र हर तरीके से, हर प्रकार से हमारे जीवन के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। जो मकान, सार्वजनिक भवन वास्तुशास्त्र अनुरूप बनाए गए थे वो पूरी तरीके से सुरक्षित थे या उनमें थोड़ा बहुत कहीं टूट फूट जैसी स्थिति आई थी। बाकी जो भूकंप में पूरी तरीके से जमींदोज हो गए उनमें वास्तु का कोई भी सिद्धांत अप्लाई नहीं किया गया था। अब मैं कहूँगा तो विवाद हो सकता है। मंदिरों को छोड़ के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सभी अन्य जातियों के, अन्य धर्मों के हैं और वो वास्तु नहीं माने होंगे। उन धर्मों को मानने वाले लोगों ने भी वास्तु को नहीं माना होगा। और जितने भी भवन, जितने भी घर बनाए होंगे, जितने भी धार्मिक स्थल बनाए होंगे, जितने भी और प्रकार के भवन बनाए होंगे, उन सभी भवनों में वास्तु ना होने की वजह से भूकंप ने बहुत नुकसान किया, ऐसा देखा गया। अगली हेडिंग है वास्तुशास्त्र की प्रासंगिकता। जिज्ञासु का प्रश्न है, तो क्या इस पुरातन ज्ञान की अर्थात वास्तुशास्त्र की आज के अति भौतिकवादी प्रैक्टिकलिटी वाले समय में, युग में भी प्रासंगिकता है? उत्तर है अवश्य ही है। अब यह वास्तुशास्त्र के जीवंत नियमों सहित पहले से भी अधिक आवश्यक हो गया है। वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन होना ही चाहिए, कारण आज का मानव जिस भौतिकतावादी प्रगति से आशा लगाए बैठा है कि वह सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा, वही इस विश्व के समस्त वैभव, सौंदर्य और मानव संस्कृति को ही समूल नष्ट करने का कारण बन रहा है। सौभाग्य से हमारे पास स्थापत्य वेद वास्तुशास्त्र की अमूल्य निधि है। मनुष्य मात्र की इसकी परम आवश्यकता है। मनुष्य मात्र को इसकी परम आवश्यकता है अपने सुखी और सुरक्षित जीवन के साथ दिव्य व्यक्ति निर्माण के लिए। भविष्य को संरक्षित करना होगा। वास्तुशास्त्र की प्रासंगिकता, तो क्या इस पुरातन ज्ञान की अर्थात वास्तुशास्त्र की आज के अति भौतिकतावादी प्रैक्टिकलिटी के समय में, युग में भी प्रासंगिकता है? तो उत्तर है अवश्य है, क्यों नहीं। अब यह वास्तुशास्त्र के जीवन नियमों सहित पहले से भी अधिक आवश्यक हो गए। पहले तो केवल जीवन जीना था, हम उतना आज़ाद ख्याल नहीं होना चाहते थे, हम उतना जो उत्पादक नहीं थे, उतना ज़्यादा निवेश उत्पादकता में नहीं करते थे, बस जीवन मज़े में चल रहा होता था। गांव के लोगों को देखा है ना, पहले पिक्चरों में देखा होगा
ये कैसा है, आज का भी कैसा है। बहुत कुछ नई नई चीज़ों को नहीं पकड़ते हैं। अपना मजबूत मजबूत रहते थे पहले के लोग, बढ़िया खाते थे, बढ़िया सोते थे, खूब बच्चे होते थे, बड़ा घर होता था, बहुत सारे लोग एक ही परिवार में एक साथ रहते थे और सब सुख दुख अच्छे से मिल बांट के जीवन जीते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अभी वो नहीं है, अभी सब कुछ एकीकृत हो गया है। मियाँ बीवी दो बच्चे, मियाँ बीवी दो बच्चे, मियाँ बीवी दो बच्चे, ऐसे अलग अलग परिवार हो गए हैं। और हम सब कुछ पाना चाहते हैं, कार भी होनी चाहिए, लग्जरी सामान भी होना चाहिए, ब्रांडेड चीज़ें भी होनी चाहिए, सभी कुछ होना चाहिए वो सब पाने के लिए। राहु की बात की थी ना हमने, राहु मतलब ब्रह्म, राहु मतलब लग्जरी, राहु मतलब वो जो हमें बाहर से दिखता है और हमें चाहिए। केतु मतलब वो जो हमारे अंदर है और हमें ईश्वर से जोड़ता है। राहु हमको चिज्जियों से जोड़ता है, सामान जितना भी है उसको चिज्जी कहते हैं ना बच्चे, और चिज्जियों से जोड़ता है ना। सौभाग्य से हमारे पास स्थापत्य वेद है, वास्तुशास्त्र है, ज्योतिष है, वैदिक वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, तंत्र शास्त्र है, मंत्र शास्त्र है, योग शास्त्र है, आयुर्वेद है, इतना सब कुछ है। नाड़ी से हम लोग बीमारी पता कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो वास्तुशास्त्र भी हमको चाहिए, वास्तुशास्त्र की अमूल निधि हमको चाहिए। मनुष्य मात्र को इसकी परम आवश्यकता है। अपने सुखी और सुरक्षित जीवन के साथ दिव्य व्यक्तित्व का निर्माण अगर करना है तो वास्तुशास्त्र की हमें आवश्यकता है और हमें उसके नियमों का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जिज्ञासु शांत नहीं होगा, आपको वास्तुशास्त्र सिखा के मानेगा। पर क्या ऐसा नहीं लगता है कि हमारी जीवन पद्धति में इसका विस्मरण हो रहा है, हम इसे भूलते जा रहे हैं? उत्तर है, गुलामी के काल में विशेषकर कंक्रीटीकरण के भवन निर्माण संस्कृति आने से इसका विस्मरण दिखाई देता है। गुलामी के काल से विशेषकर कंक्रीटीकरण के भवन निर्माण संस्कृति आने से इसका विस्मरण दिखाई देता है। पर अब वास्तुशास्त्र का यह नव जागरण काल है, नया सवेरा है, ऐसा मैं मानता हूँ। गुरुदेव कहते हैं, जिस प्रकार से योग जब विदेशों से घूमकर वापस भारत आया और योगा बनकर आया, तो हम पुनः उसके तरफ तेजी से आकृष्ट हुए। जब तक वो योग था हम जुड़े नहीं, और जब दूसरे लोगों ने आके हमें, दूसरे देशों से आके लोगों ने हमें बताया कि ये योगा है, तो अब हम उसकी तरफ तेजी से आकृष्ट हो रहे हैं। आयुर्वेद को जब हम भारतीयों द्वारा फूल पत्ती, पौधों की दवाई, जड़ी बूटियों की दवाई कहकर भुला दिया गया, तो पश्चिम निरंतर प्रयोग करके उसको अपना रहे हैं। अब हम भी ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। उसी तरह वास्तु सिद्धांत अनेक रूप और नामों से अमेरिका, चीन, जर्मनी, फ्रांस, मॉरिशस, सिंगापुर, चाइना आदि अनेक देशों से जब लोकप्रियता पा चुका है, तो भारत में भी पुनः प्रतिष्ठित हो रहा है। बस अब आवश्यकता है कि हम स्वाभिमान के साथ अपनी मौलिक, गौरवमयी, सर्वलोक कल्याणकारी ज्ञान निधि की पूर्ण प्रतिष्ठा हेतु समर्पित भाव से आगे आकर इसे अपनाएं व लोगों को सिखाएं। लाभ उत्तरोत्तर लाभान्वित हों और दूसरों को भी लाभ दें। वास्तुशास्त्र का पुनरोदय विश्व कल्याण का सूर्योदय है। इस लाइन को ब्रैकेट में लिखें। वास्तुशास्त्र का पुनरोदय ही विश्व कल्याण का सूर्योदय है। जिज्ञासु तो जिज्ञासु होता है, उसे हर बात जाननी होती है। बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, कहाँ से आया, कैसे लाया, किससे मिला, कौन लाता है, कौन देता है, कैसे करता है, वो सारे सवाल होते हैं ना। ऐसे ये भी बालक है,
सीख रहा है अभी, आप भी सीख ही रहे हो। तो ये क्वेश्चन आपकी भावना से भी रिलेट करेंगे। तो प्रश्न है, पर क्या ऐसा नहीं लगता है कि हमारी जीवन पद्धति में इसका विस्मरण हो रहा है, इसे भुलाते जा रहे हैं? तो लिखा है, गुलामी के काल से हम विशेषकर कंक्रीटीकरण की भवन निर्माण संस्कृति आने से इसका विस्मरण दिखाई देता है। जब अंग्रेज़ों ने हम लोगों को गुलाम किया, गुलाम बना लिया, उस समय उन्होंने कंक्रीट को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कंक्रीट हमारे सामने पेश किया कि जैसे तुम बनाते हो वैसे सही नहीं, कंक्रीट के साथ बनाओ। सीमेंट का खोज किया, उसे ला के दिया, हम लोग सब अपना लेते हैं। जर्मन का हारमोनियम हम अपनाते हैं, सबसे ज़्यादा हम ही लोग बजाते हैं। बाहर से जो चीज़ें आती हैं वो हम लोग तुरंत पकड़ लेते हैं, तो हमें लगता है वहाँ से आया है तो अच्छा है ना। तो अब चूँकि कंक्रीट के मकान बनने लगे हैं तो वास्तु उसमें भी बना सकते हैं। तो हमने उसमें भी अपना वास्तु के नियमों में सुधार किया। अलग अलग 18 ऋषियों ने अपने अपने समय में वास्तु को नवीनीकरण किया, सुधार किया, नए नए प्रैक्टिकल किए और वास्तु को आज के समय के सम्मत बना दिया, है ना। जिस प्रकार से योग जब विदेशों से वापस भारत आया तो योगा बनकर आया, योगा को हमने फिर से अपनाया और फिर जाना कि अरे यही तो वो है ना जो हम योग कहते हैं, जिसे पहले से करते हैं, बाबा करते थे, नाना करते हैं, पिताजी करते थे, अब तो डैड हो गए, डूड हो गए, पहले पिताजी हुआ करते थे। आयुर्वेद को जब हम भारतीयों द्वारा बुला दिया गया तो उन्होंने उसको हर्बल 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 कह के तमाम सारी दवाइयों को डिब्बों में पैक करके हम तक पहुंचा दिया। उसी तरह वास्तु सिद्धांत अनेक रूप और नामों से अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, मॉरिशस, सिंगापुर आदि देशों से घूम घाम कर जब वहाँ से लोकप्रियता पाकर हमारे पास आया तो हमने उसे प्रतिष्ठित कर दिया दोबारा से। भूल गए थे ना बीच में, जब हमारे यहाँ से आक्रांता आए और हमारे पुस्तकालयों से किताबें चोरी करके ले गए और जो नहीं ले जा पाए किताबें, स्टॉक इतना ज़्यादा था हमारे पास कि विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, तो उससे जले हुए जो आक्रांता थे उन्होंने पुस्तकालयों में आग लगा दी। 6-6 महीने तक पुस्तकालय जलते रहे। वो किताबें ले गए, उसको अनुवाद किया, सीखे हुए थे जो लोग उनको पकड़ के ले गए, अनुवाद किया, नए तरीके से अपने तरीके से उसको दोबारा से लिखा और उसको नए नियमों के साथ, नए भाषा के साथ में हमको दोबारा से रीपैक करके दिया। तो उस समय में जब सब चीज़ें हटा दी गई, जला दी गई, तो जो हमारे मनीषी थे, हमारे पंडित थे, हमारे पुरोहित थे, जो जीवन पर्यंत इन्हीं चीज़ों को करते रहे, उन लोगों को चीज़ें कंठस्थ थीं, याद थीं, उन्होंने दोबारा लिख ली। ऐसे ही हैं हम भारतीय कि कितनी भी विकट स्थिति आ जाए हम फिर से सर्वाइवल ढूंढ ही लेते हैं। बस अब आवश्यकता है हम स्वाभिमान के साथ अपनी मौलिक, गौरवमयी, सर्वलोक कल्याणकारी ज्ञान निधि की पूर्ण प्रतिष्ठा दें, पूरे समर्पित हो जाएं, समर्पित भाव से आगे आकर इसे अपनाएं और दूसरों को सिखाएं, लाभ दें, उत्तरोत्तर लाभान्वित हों, उत्तरोत्तर लाभान्वित करें और दूसरों को भी लाभ पहुंचाएं। वास्तुशास्त्र का पुनरोदय विश्व कल्याण का सूर्योदय है। वास्तुशास्त्र का पुनरोदय ही विश्व कल्याण का सूर्योदय है। वास्तुशास्त्र को दोबारा से हम स्थापित कर रहे हैं तो सभी घर अच्छे, तो मन अच्छा, सब कुछ अच्छा, कल्याण होगा, सूर्योदय होगा। इसके आगे की जो भी वास्तु की पढ़ाई है वो हम आगे करेंगे, जिसमें त्यौहार आएंगे, त्योहारों से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, अलग अलग चीज़ें होंगी जो आपने सोची नहीं होंगी, वो भी इसमें है। तो कितना अंदर तक और कितना अलग अलग माध्यम से वास्तु हमारे जीवन से जुड़ा है, ये हम इस पूरे सब्जेक्ट के ज्ञान में सीखेंगे, सीखते चलते हैं।
समझते हैं, है ना। तो आशा है, हमको पूरा विश्वास है, हम शक नहीं कर रहे हैं, आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से लिख रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। और ये हमको आपके जो व्यूज़ हैं लगातार मैं देख रहा हूँ, उससे समझ में आ रहा है। 12 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं, 13 एपिसोड नंबर जो है ये राहु की बात मैंने की थी, ये आज जो है रिकॉर्ड हो रहा है और हम समाप्ति की तरफ हैं। अगली चर्चा आगे करेंगे। एस्ट्रो वास्तु शुभम पेज पर जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए, वीडियो शेयर करिए। शेयर इसलिए कीजिए कि लोग सनातन को, वास्तु को, वैदिक वास्तु को समझें, जानें। वो तुमसे काम कराएंगे नहीं कराएंगे ये मैटर अलग है। तुम पैसा कमाओगे, किससे पैसा आना है, प्रारब्ध में क्या लिखा है, कुंडली क्या कहती है, ग्रह किस तरीके से चलेंगे, तुम्हारा तात्कालिक समय कैसा है, किस तरीके की स्थिति में हो, क्या कमाओगे, क्या पाओगे, क्या सीखोगे, ये सब अलग बात है। ठीक है ना। तो अच्छे से सीखते हैं, सभी लोग सीखिए और जहाँ तक है वहाँ तक लोगों को वास्तु के बारे में बताते रहिए। पेज से जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना यह आपकी पर्सनल विचारधारा है। आपको अच्छा लगता है तो कर सकते हैं, आपको उपयोगी लगता है तो कर सकते हैं, मेरा उस पर कोई निवेदन नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, जो 14 नंबर होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा न्यूमरोलॉजी को भी इसमें शामिल करते हुए चलते हैं। राधे राधे।